हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स में आपका स्वागत है। वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर बनने के बाद उसकी काउंसिल के लिए इंग्लैंड से काउंसलर्स को भेजा गया जिनको उसकी एड में काम करना था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब ही ये था कि काउंसिल को गवर्नर का सपोर्ट करना था, पर हुआ ये कि 3 सालों के बाद ही गवर्नर और उसकी काउंसिल में इतने मेजर इश्यूज हो गए थे कि बात अटेम्प्ट टू मर्डर तक पहुंच गई। हिंदुस्तान में एक महाराजा थे, महाराजा नंदा। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग पर करप्शन के चार्ज लगाए और इस बात को उसकी काउंसिल ने भी माना। गवर्नर और उसकी काउंसिल में रिफ्ट इतना बढ़ गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी काउंसिल के मेंबर के ऊपर ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर कर डाला, पर किस्मत से वो बच गया। महाराजा नंदा उसको कोर्ट से फांसी की सजा हुई और ये सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बचपन का दोस्त सर एलिजा एम्फी ही था, जो बंगाल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, जिसका नाम आपने रेगुलेटिंग एक्ट में भी सुना होगा। इन सब अटेम्प्ट टू मर्डर और करप्शन के चार्जेस को लेकर हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में केस चलाया गया, पर सबसे मजे की बात ये रही कि सारे आरोपों में उसे निर्दोष पाया गया। गवर्नर और उसकी काउंसिल में ये लड़ाई झगड़े, ऐसे ही बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो रहा था और जरूरत थी नए नियम कानूनों की, और इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया एक्ट या सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1784 में पास किया गया। इसका एम था कि जो गलती इससे पहले वाले एक्ट से हुई है उसे सुधारा जाए। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर सुपरविजन किया जाना था, पर उसने पावर के ट्रांसफर की बात नहीं की थी। पर इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें भी एक शुरुआत कर दी थी। इस एक्ट को इंडिया में ब्रिटिश रूल का एक स्टेपिंग स्टोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी से उसके हाथ में जा रहा था। इस एक्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इंडिया में जो ब्रिटिश पोजीशंस थे, यानी जो टेरिटरीज अब से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उसका कंट्रोल 2 लोगों के बीच डिवाइड कर दिया गया। एक थी खुद कंपनी और दूसरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जिसमें फाइनल पावर कंपनी के पास ना होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। यह एक्ट 1858 तक लागू रहा। इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम विलियम पिट द यंगर, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर रखा गया था। तो आइए देखते हैं इस एक्ट ने क्या प्रोविजंस बनाए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस डुअल सिस्टम में पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से था, और कमर्शियल मैटर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए गए। इन डायरेक्टर्स को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स चुना करते थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर होल्डर्स हुआ करते थे। इस एक्ट से पहले पॉलिटिकल मैटर्स में कंपनी बहुत हद तक सोवरेन बॉडी की तरह परफॉर्म करती थी, पर इस एक्ट ने उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट सबऑर्डिनेट बना दिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स की सारी रिस्पांसिबिलिटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को थी, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। पहला था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि बोर्ड का प्रेसिडेंट भी हुआ करता था। दूसरा था चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और बाकी 4 प्रिवी काउंसलर्स। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में से 1 मेंबर को कम कर दिया, यानी 4 की जगह अब काउंसिल में 3 मेंबर ही रह गए थे, और जिसमें से 1 मेंबर यानी 3 में से 1 मेंबर इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की आर्मी के कमांडर इन चीफ को होना था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नर जनरल के पास काउंसिल से ज्यादा पावर आ सके, जो कि आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक इश्यू था। इसके अलावा इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को वीटो की पावर भी दी, जो एक मेजर फॉल्ट था इससे प्रीवियस एक्ट का। अब गवर्नर चाहता तो किसी एक्ट को मंजूरी दे सकता था और किसी एक्ट को खत्म कर सकता था, फिर चाहे काउंसिल फेवर में हो या ना हो। पिछले एक्ट में हमने देखा कि गवर्नर के पास बस कास्टिंग वीटो थी,
यानी वोट बराबर हो तो वो अपनी वीटो यूज कर फेवर में या अगेंस्ट में वोट दे सकता था, पर अगर काउंसिल कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ रूल पास कर देती तो गवर्नर उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। इस एक्ट ने ये सिचुएशन बदल दी थी। इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को कंप्लीटली बंगाल की प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट कर दिया, जो इससे पहले सिर्फ फॉरेन अफेयर्स तक लिमिटेड थे। इससे यह हुआ कि कलकत्ता इंडिया में ब्रिटिश पोजेशंस की कैपिटल बन गई। करप्शन, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था, जिसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और जो फेल हो गया। इस एक्ट ने यह कहा कि सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए ये मैंडेटरी, यानी ये बेहद जरूरी होगा कि वो इंडिया में और ब्रिटेन में अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज करें, और ऐसा उन्हें अपनी ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर करना था। इस एक्ट के कुछ स्पेशल फीचर्स ये रहे कि पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ये टर्म इस्तेमाल हुई, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हल्के से इशारे से ये कह दिया कि एक्चुअल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही है। इस एक्ट की वजह से जो पावर्स का डिस्टिंक्शन हुआ, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधा कंट्रोल दे दिया। कंपनी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट बन चुकी थी, जो अब से पहले नहीं था। गवर्नमेंट बस इंटरफेयर करती थी, जैसा रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, पर एक चीज अभी भी कंपनी के पास मोनोपोली में थी, और वो था कमर्शियल एक्टिविटीज। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक्ट 2 वजह से बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कंपनी की टेरिटरीज को इंडियन ब्रिटिश पोजेशंस का नाम दिया गया, यानी फाइनल कंट्रोल कंपनी का ना होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का होना था, और दूसरा कंपनी के अफेयर्स पर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल हो गया। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये था कि कंपनी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के पावर्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं थी, जिससे इश्यूज होते थे। अब गवर्नर जनरल को 2 लोगों को खुश करना था, यानी उसके 2 मास्टर हो गए थे, एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा ब्रिटिश क्राउन।